वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होगी, क्योंकि आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा इंडियन इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अर्थशास्त्र से संबंधित सभी प्रश्नों को करेंगे, यानी 2006 से 2020 तक के बीच में जितने भी क्वेश्चन भारतीय अर्थशास्त्र से पूछे गए हैं मैंने आज की इस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं यकीनन आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और आपका जो है बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों पीडीएफ के लिए, जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ जाइए। आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहां सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और हमारे टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ जाना होगा। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सहअस्तित्व या उद्योगों एवं कृषि की एक साथ वृद्धि या शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का सहअस्तित्व या वृहत लघु एवं कुटीर उद्योगों का सहअस्तित्व। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। यानी यहाँ पे पूछा गया है बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सहअस्तित्व। अब देखिए होता क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है। ठीक है, और वहाँ जो है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का जो है सहअस्तित्व भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। अब आप ही बताइए अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में किन किन विषयों को शामिल किया गया है? कृषि, वन, उत्खनन या ये सभी? जल्दी से आंसर करिएगा बच्चों, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर कीजिएगा, हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किया गया है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन डी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। तो कृषि भी है, वन भी है, उत्खनन भी है, यानी इन तीनों को जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए इसी तरह से पूछ लेता है कभी कभी, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से भाई विषय आ जाएंगे बताइए? द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी अर्थव्यवस्था में? अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं? तो बच्चों याद रखिएगा बिजली, ठीक है, बिजली शामिल किया गया है। आप लोग लिख सकते हैं बिजली हो गया, गैस हो गया, लौह इस्पात हो गया, इन सब चीज़ों को बच्चों शामिल किया गया है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत बिजली, गैस, लौह इस्पात इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। बात करेंगे तृतीय क्षेत्र में, जी हाँ दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न ऐसे पूछेगा बच्चों, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। क्या क्या शामिल किया जाता है? तो बच्चों परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोलते हैं, तो परिवहन शामिल किया गया है, व्यापार शामिल किया गया है ना, और डाक सेवा। ठीक है, तो इतना आपको बच्चों याद रखना है। ठीक है, हाँ जी, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से विषय आ जाएंगे, द्वितीयक में और तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से विषय आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, योजना आयोग या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आंसर दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है और मैंने एक सीरीज चलाया था 2006 से 2020 तक का, यानी 2006 से 2020 तक के जीके के क्वेश्चंस करवाए थे। तो उस सीरीज में ये क्वेश्चन अवश्य मिला होगा आप लोगों को। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए बिल्कुल फास्ट कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, कौन करता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जी हाँ दोस्तों,
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का काम करता है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? CSO होता है। CSO होता है इसका जो है शॉर्ट फॉर्म। C से क्या होता है बच्चों? सेंट्रल होता है। S से क्या होता है? स्टेटिस्टिक्स होता है। O से क्या होता है? ऑफिस होता है। लिखना चाहो तो बच्चों लिख सकते हो। C से सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल। S से क्या होता है? स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, और O से क्या हो जाएगा बच्चों? ऑफिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख भी सकते हैं, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और भी बन जाते हैं, पूछा जा सकता है कि भाई भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। यानी भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। तो भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, यानी राष्ट्रीय आय के बारे में पता लगाया? तो जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। तो किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो ये याद रखना है, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने जो है, हाँ, दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और बन जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या था? राष्ट्रीय आय की गणना का आधार जो वर्ष था वो क्या था? राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष था वो क्या था? राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या था बच्चों? तो ये था 2011 से 2012 तक, ठीक है। तो ये भी जो है डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ जाता है, इंडिया विजन 2020 क्या है? इंडिया विजन 2020 क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है ये, या योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्रीय बनाने के लिए उद्देश्य से तैयार किया गया एक दृष्टि पत्र है, या फिर वित्त आयोग द्वारा 2020 ईस्वी तक राज्यों को केंद्र द्वारा दिया जाने वाला सहायता का विवरण पत्र है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों। इंडिया विजन ये जो 2020 है ये क्या है? इंडिया विजन 2020 क्या है? तो शाबाश स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इंडिया विजन 2020 क्या है? तो इसमें यह कहा गया है कि योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्रीय बनाने के लिए जो उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र, ठीक है। देखो बच्चों, बात आ रही है योजना आयोग की। कब से आ रही है बात योजना आयोग की? तो योजना आयोग का गठन कब हुआ मुझे बता दीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोग पैरामेडिकल का प्रीवियस पेपर सेट लगाए होंगे तो वहाँ जो है आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? चलिए दो ऑप्शन देता हूँ, बताइएगा। 15 मार्च 1952 में या 15 मार्च 1950 में। बिल्कुल फास्ट आंसर देना है। योजना आयोग का गठन, जी हाँ दोस्तों, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो वेरी गुड स्टूडेंट, कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। बात करेंगे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, बता दीजिए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। तो ये होते हैं देश के प्रधानमंत्री, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री जी जो है योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, यानी गरीबी रेखा से नीचे का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये है बच्चों 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2600 कैलोरी या 2700 कैलोरी। बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा स्टूडेंट। योजना आयोग के अनुसार, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे का दर्जा दे दिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी 2400 कैलोरी। तो 2400 कैलोरी के नीचे है ना, 2400 कैलोरी के नीचे पोषण प्राप्त जो करता है उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे यदि मान लीजिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस कर दूं, जैसे यहाँ पे मैं ग्रामीण क्षेत्र ना देकर शहरी क्षेत्र कर दूं, तब आंसर क्या होगा आपका? शहरी क्षेत्र कर दूं
तब क्या आंसर दीजिएगा, ऑप्शन यही रहेगा। तो योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त ना करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, अगर शहरी क्षेत्र रहेगा देन आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 2100 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र का बात करेगा तो वो 2400 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ जाता है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है, यानी भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य स्वरूप है वो क्या है, चक्रीय या संरचनात्मक या ऐच्छिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, भारत में जो बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है, चक्रीय या संरचनात्मक या ऐच्छिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना। तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी संरचनात्मक, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है, तो ये संरचनात्मक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि स्टूडेंट मैं आपसे पूछ लूँ एक और क्वेश्चन कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। मान लीजिए इस प्रश्न को मैं कुछ इस प्रकार थोड़ा सा चेंजेस कर दूं कि भाई भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है, यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है, बताइए। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है, तो जी हाँ, ये क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न। ठीक है, याद रख लीजिएगा, प्रच्छन्न, प्रच्छन्न जो है ये आंसर हो जाएगा। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली, है ना, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य रूप क्या है, प्रच्छन्न है। ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, इसको याद कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, वन लीनियर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, डायरेक्ट याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था स्टूडेंट, अनुसूचित जनजातियों के रहन सहन के स्तर में सुधार करना, या अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, या ग्रामीण वृद्धों की सहायता करना, या गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो जल्दी से बताइएगा अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन बी देन आप लोगों का आंसर सही है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य ये था बच्चों, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। ठीक है, अब देखिए प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था। देखिए ये बीपीएससी का क्वेश्चन आ चुका है, जो अभी मैं पूछा आप लोगों से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो बीपीएससी में पूछेगा वो आपके पैरामेडिकल में नहीं पूछेगा। बीपीएससी में भी कभी कभी प्रीलिम्स में जो है इजी विजी क्वेश्चंस पूछ देता है। ठीक है ना, कभी कभी इजी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मेंस में थोड़ा सा टफ दिया जाता है। तो जल्दी से बताइएगा, ये बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम जो है सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में स्टार्ट हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, किस राज्य में शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था राजस्थान, याद रखना है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जो है शुरू हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई। जी हाँ दोस्तों, सर्वोदय योजना जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण। जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है ना। तो सर्वोदय योजना, जी हाँ दोस्तों, सर्वोदय योजना जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी, याद रखना है। और सर्वोदय योजना जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा तो प्रस्तुत की ही गई थी, लेकिन कब बताइए। चलिए ऑप्शन देता हूँ, 1955, 1950, 1952। जल्दी से बताइए तो सर्वोदय योजना कब स्टार्ट किया गया था, कब, हाँ जी, कब स्टार्ट किया गया था, इसको कब लागू किया गया था। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है
1950। जी हाँ दोस्तों, 1950 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी सर्वोदय योजना कब लागू किया गया था? 1950 में लागू किया गया था। और इसको प्रारंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने लागू किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? जल्दी से बता दीजिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1953। जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फास्ट आंसर देना है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, हाँ जी। अच्छा स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बताइएगा कि ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, इसका मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? कृषि पर था, या उद्योग पर था, या परिवहन पर था? बताइए तो। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, इसका मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? ये किस क्षेत्र पर इसका मुख्य बल था? हाँ जी, तो किस क्षेत्र पर था? कृषि पर था। ठीक है, हाँ जी, कृषि, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, या योजना आयोग का सचिव? बिल्कुल फास्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो इसको इंग्लिश में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है। ठीक है, यानी NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो शाबाश, कौन होता है? तो ये देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, तो स्थापना कब हुई बच्चों, ये भी याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952 में। ठीक है, तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को जो है NDC की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ जाता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, पूछा है कि द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? यानी प्रो DR गाडगिल इस पे आधारित थी, या PC महालनोबिस पे, या MN रॉय पर आधारित थी, या मन्ना नारायण पे? जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी ये विकास के लिए किस मॉडल पर आधारित थी? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी PC महालनोबिस इस मॉडल पर ये आधारित थी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बताइएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है किस क्षेत्र के विकास पर सबसे अधिक बल दिया गया? यानी देखिए अगला क्वेश्चन यही आने वाला है कि भैया जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर जो है सर्वाधिक बल दिया गया था, है ना? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर जो है सर्वाधिक बल दिया गया था? देखिए ऑप्शन सी मैं दे देता हूँ, उद्योग। जल्दी से बता दीजिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, कृषि, परिवहन, उद्योग, गरीबी हटाओ। जल्दी से जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया था बच्चों उद्योग, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना? तो जितने भी इंडस्ट्रियल है, उद्योग है, उसी पर जो है सर्वाधिक बल दिया गया, यानी सबसे ज़्यादा बल दिया गया किस वर्षीय योजना में? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है किस क्षेत्र के विकास पर सबसे अधिक बल दिया गया? तो उद्योग के क्षेत्र पर जो है विकास के लिए सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक बल दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जल्दी से बताइए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? बताइए, किस इस्पात कारखाने की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, या ये सभी? बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है जितने भी है ना, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, तो ये जितने भी
इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हुई थी, यानी उसी दौरान हुई थी। ठीक है, हाँ उसी दौरान हुई थी, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है योजना आयोग काल किस अवधि को माना जाता है? योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे जो है ये किस अवधि को माना जाता है? 1965 से 1968 या 1990 से 1992 तक या 1966 से 1969 तक? बताइए जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा स्टूडेंट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यदि आपने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे जो काल है ये किस अवधि को माना जाता है? तो ये माना जाता है बच्चों 1966 से 1969। एक्चुअली स्टूडेंट देखिए हुआ क्या था वर्ष 1962 में, जी हाँ वर्ष 1962 में भारत और चीन का युद्ध लड़ा गया था। फिर वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी लड़ा गया था, है ना। फिर उसके बाद सूखा भी पड़ा था। तो यही सब संसाधनों में कमी होने के कारण चौथी योजना को अंतिम रूप देने में देरी हो गई। इसके लिए है ना, इसके लिए इसी स्थान पर चौथी योजना के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए जो है ना 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई और इसी अवधि को योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे कहा गया। ठीक है, तो इस तरह भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो बस आप लोग को इतना याद रखना है कि योजना अवकाश जो काल है ये किस अवधि को माना जाता है? तो ये माना जाता है 1966 से 1969 ईस्वी तक को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, निम्नलिखित में किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? अब बता दीजिए, तृतीय, चतुर्थ, पांचवी या योजना अवकाश काल? तो बच्चों जल्दी से बताइएगा किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था, बताइए। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो बच्चों ये योजना अवकाश काल के दौरान ही जो है भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। तो कब हुआ था? अगर मैं पूछूं भारत में हरित क्रांति का आगमन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1966 से 67 में। ठीक है, इसी में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और हरित क्रांति के बाद देश के कृषि क्षेत्र में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रगति भी देखने को मिली। ठीक है, हाँ जी, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात मैं पूछूं हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? जल्दी से बताइएगा, हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? हरित क्रांति यानी जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। बिल्कुल फास्ट, तो जल्दी से, वेरी गुड। तो किसको जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जानते हैं? MS स्वामीनाथन जी को जाना जाता है। ठीक है, भारत में MS स्वामीनाथन जी को। ठीक है, हाँ जी, MS स्वामीनाथन जी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि क्लास इंटरेस्टिंग लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। आपके एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मन एकदम गदगद हो जाता है ना, मन प्रफुल्लित हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? जल्दी से बताइएगा, गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तीसरी, चौथी, पांचवी या सातवीं? बिल्कुल फास्ट, हाँ जी बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है दिया गया। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं? देखिए प्रश्न क्या है, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये था बच्चों चौथी। हाँ जी, चौथी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था और यह 1 अप्रैल 1969 से, है ना, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चला था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चला था। तो आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय का योजना का उद्देश्य था? तो ये चौथी। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ट्राइसेम। जी हाँ दोस्तों, ट्राइसेम कार्यक्रम
निम्न में से किससे संबंधित है? आ चुका है पैरामेडिकल के परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन है ना, तो कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं पहले से ही, तो जल्दी से बता दीजिएगा बच्चों। अभी हाल ही फिलहाल 2 से 3 दिन पहले क्लास में लिया था जीके का, उसमें मैंने ये करवाया था। तो अगर आपने वो क्लास अच्छे तरीके से किया होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। ट्राइजेम कार्यक्रम जो है निम्न में से किससे संबंधित है? स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों से, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, रोजगार हेतु शहरी युवकों से, या रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ट्राइजेम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो टी से होता है ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, है ना, एस से सेल्फ और ई से एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो ये होता है आपका ट्राइजेम का फुल फॉर्म, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ट्राइजेम का? तो ट्राइजेम का फुल फॉर्म होता है, देखिए टी से क्या होता है? टी से होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल, है ना, यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका मतलब क्या होता है? ट्राइजेम का मतलब होता है ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना, है ना। तो यहाँ पर स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को शिक्षित करना, यही इसका मतलब होता है। तो ट्राइजेम किससे संबंधित है? स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्सेस पूछा है, कौन सा है? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर या उपरोक्त सभी? जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। ऐसे प्रश्न जो हैं आपको पैरामेडिकल के परीक्षा में मिल जाएंगे। तो बच्चों, इनमें से प्रत्यक्ष कर कौन है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रत्यक्ष कर है वो कौन कौन से हैं ये मैं बता देता हूँ, है ना। केंद्र सरकार द्वारा जो प्रत्यक्ष कर है वो कौन कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, आयकर आ जाता है, आयकर जो कि दिया हुआ है, आयकर है, निगम कर है ना, निगम कर, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद धन कर है ना, उसके बाद व्यय कर है। तो ये सब जितने भी कर है ना, ये सब केंद्र सरकार में आ जाते हैं, आयकर, निगम कर, धन कर, व्यय कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ठीक है। तो ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस हैं, प्रत्यक्ष कर हैं। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? कब की गई थी बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ जी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, है ना। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935, 16 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही लवली सा क्वेश्चन है, एकदम शानदार वाला क्वेश्चन है ना। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन बी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बात करेंगे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय बताइए, सभी बच्चे जानते होंगे मुंबई में है। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगा क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, होमवर्क के रूप में क्वेश्चन रहेगा। तो कौन सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, पहले ये बताइए। एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, बताइएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? इसका आंसर दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और साथ ही एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जाइए मत, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? और अगला क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये भी प्रश्न आ चुका है, तो बैंकिंग से रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन भी आपको बताना होगा कि भैया 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, और साथ ही साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एज ए होमवर्क के रूप में दे दिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।